हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल टेक्स्ट विद ग्लोबल में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 23 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, दैट इज पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब जीएसटी में किसको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं जरूरी है, तो वो इस सेक्शन में बताया गया है और आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन 23 क्या बताता है? सेक्शन 23(1) में लिखा गया है कि जो भी पर्सन नॉट लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कौन कौन से पर्सन है? जो कि कोई भी पर्सन जो एक्सक्लूसिवली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विस और बोथ, नॉट लाइबल टू टैक्स और होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस एक्ट। मतलब जीएसटी में या मतलब सीजीएसटी एक्ट में हो या आईजीएसटी एक्ट में जो भी पर्सन है जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, सप्लाई में कर रहे हैं कैसी गुड्स की, जो कि नॉट लाइबल फॉर टैक्स है, मतलब निल रेटेड गुड्स हैं, या फिर होली एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट गुड्स हैं जीएसटी में, तो ऐसे पर्सन्स को रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर वो एक्सक्लूसिवली उसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं? अब ये एग्जाम जैसे है नोटिफिकेशन के थ्रू भी गवर्नमेंट नोटिफाई करती रहती है, या फिर जो ऑलरेडी जीएसटी रेट अगर आप चार्ट देखते हैं तो उसमें निल रेटेड या एग्जाम गुड्स आ रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, साल्ट है, वेजिटेबल्स हैं, या फिर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल है। तो ये जो है एग्जाम्प्ट है। तो इस तरह के बिजनेस में अगर कोई भी पर्सन इन्वॉल्व है एक्सक्लूसिवली, तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड आ जाता है हमारा द एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। मतलब जमीन से जो चीज हमने उगाई है उसको बेच रहे हैं, उसकी सप्लाई में इन्वॉल्व है, तो भी जो है रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अब एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है? इंडिविजुअल या एचयूएफ। ठीक है, इंडिविजुअल एचयूएफ जो कि कल्टीवेशन कर रहे हैं, जो कि इन्वॉल्व है, मतलब खेती बाड़ी में कैसे, बाय ओन लेबर खुद कर रहे हैं, या फिर फैमिली मेंबर कर रहा है, या फिर उन्होंने सर्वेंट लगा रखे हैं वेजेस पे, हायर लेबर करके अंडर पर्सनल सुपरविजन खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, या फिर उनका कोई फैमिली मेंबर जो है उसको सुपरवाइज कर रहा है। तो खुद खेती बाड़ी करें, या फिर फैमिली मेंबर करे, या फिर जो है सर्वेंट्स लगाकर भी करें अंडर द सुपरविजन ऑफ पर्सनल सुपरविजन और फैमिली मेंबर। तो ये हमारी एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन होगी जो कि कवर है सेक्शन 27। तो इनको भी रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद जो है सेक्शन 23(2) क्या बताता है कि द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल में नोटिफाई स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ पर्संस, ठीक है, who may be exempted from obtaining the registration under this act। मतलब इस एक्ट में गवर्नमेंट फर्दर भी किसी को नोटिफाई कर सकती है कि ये जो कैटेगरी है वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइबल नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। तो आज की डेट में अगर हम देखें कि क्या क्या गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इस तरह की निकाल रखी हैं कि जिनको रजिस्ट्रेशन कराना नहीं है जरूरी है, तो वो हम ही देख लेते हैं। जैसे कि ये है नोटिफिकेशन नंबर 5 2017। इसमें क्या बताया गया है कि पर्सन प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज वेयर द रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। मतलब आरसीएम में, मतलब कोई बंदा इसी तरह की गुड्स सप्लाई कर रहा है जो जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल है। आरसीएम में क्या होता है कि रिसिपिएंट को टैक्स पे करना होता है, तो जो सप्लायर है उसको तो टैक्स पे ही नहीं करना। तो इस तरह के जो पर्सन्स हैं जो सिर्फ इसी तरह की सप्लाई में इन्वॉल्व हैं, आइदर गुड्स और सर्विसेज, जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल है। The person who are making supply of taxable goods or services or both, where the tax payable is on the recipient of goods or service under RCM, are exempt from registration under GST Act। ऐसे पर्सन्स को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, वो नॉट लाइबल है। जैसे कि मैं बात करूं तो कि एडवोकेट की जो सर्विसेज हैं या फिर जीटीए की सर्विसेज हैं, ठीक है, तो इस तरह की सर्विसेज जो हैं, अगर बंदा होली उसी में इन्वॉल्व है
इसके साथ अगर कुछ और कर रहा है तो फिर उसको कराना पड़ेगा। बट अगर होली आरसीएम वाली सर्विसेज ही सप्लाई कर रहा है, आरसीएम वाली सप्लाई में ही आइदर गुड्स और सर्विसेज, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगली नोटिफिकेशन आ जाती है हमारी 65/2017, जो कि हमें बताती है पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज। यहाँ पर क्या है? सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। पर्सन हु आर सप्लायर ऑफ सर्विसेज और सप्लाइंग सर्विसेज through e-commerce operator are not required to register under GST if the aggregate turnover is less than 20 lakh per annum या फिर 10 lakh in case of specified states। तो 20 लाख से अबव तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, 10 लाख से अबव भी कराना पड़ता है इन स्पेसिफाइड स्टेट्स। लेकिन यहाँ पर जो आप ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ गुड्स की बात जो है वो नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सिर्फ सर्विसेज की। सर्विसेज कैसी? जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं, जैसे कि एप्स के थ्रू। मैं आपको बता दूं, जैसे कि ओला में जो ड्राइवर्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो उनकी अगर जो टर्नओवर है वो लेस देन 20 लैक्स है या लेस देन 10 लाख है इन स्पेसिफाइड स्टेट, तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, उनके लिए लाइबल नहीं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं हम, जो कि है 10/2019। पर्सन एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स where the aggregate turnover in financial year does not exceed 40 lakhs is not required to registration। ये तो पता है आपको कि 40 lakhs in case of supply of goods आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो ये कहीं नहीं लिखा था कि लेस देन 40 लैक्स है या इक्वल टू 40 लैक्स है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना नहीं। तो ये आपको इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो है आ गया कि लेस देन 40 लैक्स और तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं। नेक्स्ट आ जाती है नोटिफिकेशन नंबर 10/2017। इसमें क्या बात करता है? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। यहाँ पे भी क्या बात कर रहा है? सिर्फ सर्विसेज की। देखो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या है कि वहां पर जो है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, जो कि हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में कवर भी करेंगे। लेकिन अभी क्या है, आप समझ लो कि इंटर स्टेट जो सप्लाई है उस पर मतलब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। बट इसमें क्या कहा गया है कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ सर्विसेज की। क्या बात करता है? If the aggregate turnover of supplier of service including interstate supply is less than 20 lakh or 10 lakh in specified states, he is not required to register under GST under section 23 of CGST Act। तो इसमें सिर्फ बात कर रहा है टैक्सेबल सर्विस की। तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी जो है इंटरस्टेट सप्लाई भी है, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सब मिलाकर जो है अगर लेस देन 20 लाख है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 3/2018। इसमें क्या बात करता है? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बने हुए गुड्स जो होते हैं। तो पर्सन एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। तो उनकी भी अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ड है सप्लाई और यहाँ पे बात हो रही है गुड्स की। मतलब पहले जो सिर्फ बात हो रही थी वो सिर्फ सर्विस की बात हो रही थी, यहाँ पे जो स्पेसिफाई कर दिया कि गुड्स, लेकिन कैसी गुड्स? हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम registration। They are also not required to obtain casual registration if they supply goods outside the interstate where they are having their fixed establishment। ठीक है, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई भी कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स का। लेकिन इसमें क्या बताया गया है
they are required to have income tax PAN and are required to generate e-way bill. e-way bill जो है लेकिन फिर भी उनको करना पड़ेगा generate. E-way bill, even if the value of consignment is much below 50,000, e-way bill should be generated irrespective of the value of consignment. मतलब चाहे उनकी वैल्यू जो है 50,000 से कम भी है, even if जो है उसको e-way bill इशू करना पड़ेगा इंटरस्टेट सप्लाई के लिए under the exemption if the turnover of below is 20 lakh or 10 lakh and enjoying the exemption under notification number this. ठीक है, 50,000 से कम का भी है अगर तो भी उनको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो है उनको रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जम्प्ट कर दिया गया है इवन इफ दे आर इन्वॉल्व इन इंटरस्टेट सप्लाई. नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 7/2017 जो कि बात कर रहा है जॉब वर्कर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज. जॉब वर्कर क्या कर रहा है? इंटरस्टेट सप्लाई. जॉब वर्कर तो सर्विसेज ही देता है कि गुड्स आई, उसने उस पर कुछ काम किया और उसको रिटर्न कर दिया प्रिंसिपल को. ठीक है, अ जॉब वर्कर विद टर्नओवर लेस देन 20 लाख और 10 लाख is exempt from registration even if makes interstate supply to the registered person. तो जॉब वर्कर भी जो है exempt है अगर उसकी टर्नओवर जो है लेस देन 20 लाख या लेस देन 10 लाख इन केस ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है. बट दिस एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू, ये एग्जाम्पशन कब अवेलेबल नहीं है? अगर वो जो जॉब वर्कर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसकी? ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ्स, वेयर्स एंड अदर आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन जॉब वर्क के बेसिस. अगर इन सब गुड्स की वो अगर जॉब वर्कर इस तरह की गुड्स की सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. जॉब वर्कर टेक द रजिस्ट्रेशन ऑन वॉलेंट्री बेसिस. हाउएवर जो है अगर उसने वॉलेंट्री बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वो करा सकता है, बट अगर उसकी टर्नओवर लेस देन 20 लाख और 10 लाख इन केस ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स है, अगर कम है उसकी इस लिमिट से, तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है इवन इफ ही इज इन्वॉल्व इन इंटरस्टेट सप्लाई. ठीक है, तो ये आज तक की जो भी नोटिफिकेशन के थ्रू गुड्स जो भी एग्जम्पशंस प्रोवाइड की गई हैं वो हमने इसमें कवर कर ली हैं. ठीक है, और अगर आपको ये सेक्शन जो है और ये कंसेप्ट कि कौन कौन पर्सन जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है, वो अगर क्लियर हो गया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल टेक्सवे ग्लोबल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की कंसेप्चुअल वीडियोस अबाउट जीएसटी आपको टाइमली अवेलेबल मिलती रहें. थैंक यू.